ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, कोई भी ग्रुप, इस समय हम बात करेंगे गुरुद्वारा चुनाव की, लेकिन बातचीत करने से पहले दूसरे मुद्दे पर आते हैं। बर्ट्रैंड रसेल जो एक मशहूर लेखक है, जब भारत के ऊपर उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं और अपने विलायत में बहुत ज्यादा मशहूर में थे, उनसे विलायत के पत्रकार जब भी पूछते थे कि भारत में आपको सबसे बेहतर, सबसे अच्छा क्या लगता है, तो वो कहते थे कि मुझे वहाँ के गुरुद्वारों में काम करने वाले लोग और उनकी सेवा भाव बहुत बढ़िया लगती। बोले मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा, लेकिन वो धार्मिक स्थल मुझे ऐसा नजर आया कि मैं बड़ा अद्भुत रह गया। वहाँ लोगों को खाना दिया जाता था, लोग खुद जूतों के पास बैठ के लोगों की सेवा करते थे, कोई अमीरी गरीबी नहीं, सब बहुत नेकी से काम करते हुए नजर आते। बोले ये भावना मैंने अमेरिका या ब्रिटेन में भी नहीं देखी। अब इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, विनोबा भावे पे चलते हैं, जिन्होंने भारत में भूदान आंदोलन चलाया। वो एक बात कहा करते थे कि गरीब आदमी जो गरीबों के बीच में रहता है, जो गरीबों की बस्तियों में रहता है, वो गरीबों की तकलीफ जितने ज्यादा बेहतर ढंग से जान सकता है, उतना महलों में रहने वाला आदमी नहीं जान सकता। अब आ रहे हैं हम वार्ड 8 के ऊपर। दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव शुरू हो चुका है। वार्ड 8 के अंदर सब 6 प्रत्याशी, अब 5 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ में बैठे हुए हैं सरदार पप्पू सिंह जी, जो दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में रहते हैं, काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में रहते हैं और चुनावी कार्य और लोगों की सेवा कार्य करते आए हैं। आम आवाम से और गरीब आवाम से और ज़रूरतमंद आवाम से इनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहा। इन्हीं से कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा खबर चैनल में पप्पू जी। सर्वप्रथम ये बताइए दर्शकों को कि चुनाव लड़ने का मन में विचार कैसे आया? अच्छी खासी समाज सेवा और कार्य कर रहे थे, बिजनेस वगैरह, तो ये चुनाव का मन में कैसे विचार आया? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, आपने ठीक पूछा कि सानू चुनाव लड़ने का की दिल में विचार आया जी। देखो जी, असी जिस तरह अपन पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, जब देश का बंटवारा होया जी जी, तो उन्होंने हो गया 70-75 साल जी। और 70-75 साल से जी हम गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी अकाली दल बादल से जुड़े रहे जी। हमारे समाज के अंदर जी बहुत ज़्यादा गरीबी थी जी, लेकिन मुझे फ़ख्र है सिख सेकुलर समाज पे कि मैं सिख सेकुलर समाज से हूँ कि इतनी कठिनाई आने के बाद हमारे समाज ने कभी भी जी सिक्खी नहीं छोड़ी जी। सिक्खी प्रचार जी और सिखों के साथ जी वो अपना लगे रहे जी। और जी लगने के बाद जी कभी भी जी हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे पुरजक उन्होंने जिस तरह भी है अपने गुरुद्वारे संभाल कर रखे, और जितना भी उनसे गुरु घर से जैसे हमारे कान सवारे जाते हैं, हमारा मरना जीना ब्याह शादी सारी हमारे गुरु अनुसार ही होती हैं। लेकिन थोड़ा सा मन के अंदर एक ठेस पहुंचती है कि कभी सिख समाज ने हमें शायद अपनाया नहीं और हमारा कभी हाथ नहीं पकड़ा। अगर शायद वो हमारा हाथ पकड़ते, 75 साल बीत चुके हैं, अगर वो हमारा हाथ पकड़ते तो आज हम भी किस सिख सेकुलर समाज की दिशा ही कुछ और होती, शिक्षित और विकसित होते। बिल्कुल जी। और हमारा लेकिन रूपरेखा हमारी जो हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हमें दी, हम उसे संभाल के बैठे हुए हैं, सिक्खी स्वरूप में हैं, और हमारे काज भी सिक्खी स्वरूप में संभाले जाते हैं। गुरुद्वारों को हम जिस तरह है अपना संभाल के बैठे हैं, लेकिन हमें सिख जत्थेदारी से वो हमें मदद नहीं मिल पाई जो हमें मिलनी चाहिए थी। 70 साल से कभी भी हमारा सिख सेकुलर समाज का ना ही कोई कैंडिडेट चुना गया गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में, या हिंदुस्तान में श्रोमणी अकाली दल बादल में, या पंजाब की कमेटी में। हिंदुस्तान के अंदर सिख सेकुलर समाज की आबादी 4 करोड़ से ऊपर बताई जाती है, लेकिन सिख जाने के हम सेकुलर समाज हम हुए 4%, लेकिन सिख भाई अपने आप को सिर्फ 2% बताते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या सिख सेकुलर समाज सिख नहीं है? हम वोट पाते हैं, क्या हमें आपने सिर्फ एक वोटर के तौर पे हमें इस्तेमाल किया? मैं सिख भाइयों से पूछता हूँ, सन 1947 के अंदर या सन 1984 के अंदर उतना ही खून हमारा बहा जितना मेरे सिख भाइयों का बहा। सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुआ तो हमारे सुल्तानपुरी किलानपुरी हमारे सिख सेकुलर समाज के अंदर कत्लेआम हुआ, फिर भी हमारा हक हमें नहीं दिया जाता। और जब भी सिख भाई कोई भी इलेक्शन लड़ते हैं वो सब इस मकसद से आते हैं, हमारे पास रुतबा है और इस समाज के वोट हम खरीद लेंगे, और वो 70 साल से यही हमारे साथ करते चले आ रहे हैं।
और उनके आज भी वही ताकत, वही जोश, वही घमंड उनके अंदर आज भी बरकरार है। हम, आपने मुझसे पूछा कि आपके दिल के अंदर क्यों आया इलेक्शन लड़ने के लिए। हमने इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए हमने इच्छुक हुआ और मेरे समाज ने मुझे आगे किया कि आप इलेक्शन लड़ोगे तो शायद हमारी आवाज़ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक पहुंचेगी, हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, हमारे गुरुद्वारा के अंदर सुधार होगा। और जो हमारा सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी जैसे एरिया, कल्याणपुरी, चंद्र विहार, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों में हमारा सिख सेक्युलर समाज है, वहाँ पर हमें धर्म प्रचार की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमें धर्म प्रचार कमेटी वहाँ पर हम उनसे अपनी मदद मांगेंगे। जैसे कि हम पहले जुड़ के चले आए, ऐसा हमारा काम नहीं हो पाया तो हम खुद अपना हक खुद मांगेंगे। बहुत अच्छा। अच्छा पप्पू सिंह जी, 8 से 12,000 वोटर है वार्ड 8 के अंदर में, और मैं मंगल कामना करता हूं कि आप जीते। बहुत सारे लोग आपको वोट देंगे 25 अप्रैल को या जो भी 26-27 अप्रैल हो। जनता ये जानना चाहती है कि जीतने के बाद आप किन मुद्दों पे काम करेंगे। वैसे हम समस्याओं पे आते हैं तो 3 समस्याएं प्रमुख रूप से देखी जा रही है। एक, महिलाओं की थोड़ी परेशानियां देखी जा रही हैं। एक, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, जो भी गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं उनके अंदर जो गरीब कौम में लोग, बच्चे हैं, वो फीस अदा नहीं कर पाते हैं, उनके साथ थोड़ा उतना भेदभाव सा हो जाता है जाने अनजाने में। और मेडिकल सुविधाएं, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन फिर भी कहीं। तो हम शुरू से बात करते हैं, अगर आप जीतते हैं तो एजुकेशन लाइन में क्या करने का इरादा है? सबसे पहले हमारा ध्यान एजुकेशन में होगा जी, और दूसरा हमारी माँ बोली पंजाबी जी, जिससे हम आज तक वंचित रहे हैं। जी, मेरे सिख भाइयों से भी ये बेनती है, जी, तो मैं उनसे मेरी यही बेनती है कि आप हमें आगे लाओगे तो सबसे पहले हम अपनी माँ बोली को पकड़ेंगे, पंजाबी। हम अपने बच्चों को पंजाबी में लेकर आएंगे, पंजाबी क्लास के अंदर पंजाबी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा। अगर पंजाबी भाषा का प्रचार होगा तभी तो हम अपने गुरु ग्रंथ साहब के नेड़े पहुँचेंगे, नहीं तो हम उनसे भी वंचित रह जाएंगे। पंजाबी। दूसरी बात, हमारे लोग जो, जैसे हमारी माता बहनें जो बाहर कोठियों के अंदर अपना बर्तन मांझ करके कोठे में झाड़ू पोछा काम करती हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जीतने के बाद कि हमारी जो माता बहनें उनको रकाबगंज गुरुद्वारे जैसे, बंगला साहब जैसे गुरुद्वारे, जहाँ उनकी डिस्पेंसरी हैं, जहाँ उनकी स्कूलें हैं, तो ये काम उनको वहाँ भी दिया जा सकता है। हमारे सिख सेक्युलर समाज के बच्चे 12वीं पास कर करके अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए हम सोचेंगे कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कहीं ना कहीं उनको भी जगह मिले। हमारे सिख सेक्युलर समाज के बच्चे ऐसा सुंदर कीर्तन करते हैं, क्या आप सुनोगे तो वो निहाल हो जाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको हम वहाँ पर उनकी जगह दें, उनको अपना अच्छा एक स्थान दिखाएं। और हमारे जितनी भी जो हमारे बच्चे, हमारे अनपढ़ हमारे भाई बंद हैं, हम उनको चाहते हैं कि उनको गार्ड की नौकरी मिले, तो कम से कम अपनी गार्ड की उनको संभालें, ठीक है ना, ताकि वो कहीं बेदबी की तरफ ना जाएं। और यहाँ पर के सुल्तानपुरी के अंदर खास करके सिक्खी प्रचार वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि जिन भाइयों ने हमारे केस कत्ल करवा रखे हैं, मेरे सबसे बड़ा मेरा यही मकसद होगा जीतने के बाद कि उनको सिक्की शुरू में लाया जाए। अगर मैं जीतता हूं तो इन मुद्दों पे मैं पहले काम करूंगा। और जो हमारी माता बहनें, जैसे कि हमारे वहाँ से 200-250 रुपये की पर्ची मिलती है, इतना हमारा किराया लगता है बंगला साहब रकाबगंज गुरुद्वारे तक पहुँचने के लिए, तो वो हमारी पार्टी वो सुल्तानपुरी जैसे एरिया जहाँ पे वो रहते हैं वहीं के भी उनको मुहैया करवाया जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी और सबसे यही हमारी प्रतिमा भी रहेगी। अच्छा, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है, एक पार्टी दूसरे पे आरोप लगाई, दूसरे पे विरोधी दल वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी पूरे 48 कैंडिडेट नहीं खड़े कर पाए, आपकी पार्टी के पास कैंडिडेटों की कमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। आप मानते हो, मैं 8 नंबर वार्ड से अपनी बताता हूँ, इसके ऊपर 4 आदमी टिकट मांग रहे थे जिनका मैं नाम खुलासा नहीं कर सकता। टिकट के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारी पार्टी के अंदर मारामारी थी, लेकिन हाँ, जागो से, क्योंकि जागो पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कोई नई पार्टी नहीं है। ये आप देखो, हमारे माननीय सरदार संतोष सिंह जत्थेदार जी जो उन्होंने काम कर रखे थे, पढ़े लिखे ऊँट जो हैं हमारे, और हमारा जो सिख समाज है वो ये जानता है कि उन्होंने क्या काम किए। हमारे सरदार माननीय मंजीत सिंह जीके जी, जिन्होंने आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर, क्या दिल्ली के अंदर तक है, हिंदुस्तान में जिन्होंने जो काम नहीं किया उन्होंने काम करके दिखाया। जैसे कि हमारा फतेह दिवस जो हमारा लाल किले में मनाया जाता है, हमें वो दिखाया गया। हमें आज तक इतिहास नहीं मालूम था कि वहाँ पर भी हमारे सिखों ने कभी कब्जा किया था और उन्होंने छोड़ दिया। फिर जो हमारे सुल्तानपुरी के अंदर जो हमारी माता बहनें, जो बुजुर्ग लोग थे, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक नहीं पहुँच पाते थे, किन्हीं की टांगें खराब थी, कई बीमार थे, लेकिन मंजीत सिंह जीके जी ने 6 साल वो बसें लगाई
5 से 6 साल बसें लगाई। उन बसों के अंदर जाकर उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन किए। हमारे 84 के अंदर कत्लेआम के अंदर हमारी माता बहन विधवा हो गई थी, उनकी उन्होंने पेंशन लगाई। और हमारे बच्चे आज भी बुद्ध विहार स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए कि ये सारे काम मंजीत सिंह जी के दिल्ली के अंदर हर आदमी जानता है, हर सिख जत्थेदारी जानती है। इसलिए इस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए हर आदमी जोरों शोरों पे था। तो इसलिए टिकट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मैं तो ये चाहता हूँ, देखोगे टिकट की तो ये देखो अकाली दल के अंदर कोई लड़ने वाला नहीं था। उन्होंने एक दूसरे इलाके को कैंडिडेट खड़ा किया। तो इसके अंदर बहुत हम इस बात से नहीं जाना चाहते, लेकिन हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। हमारी पार्टी के अंदर आपकी पार्टी की बात करें तो सिरसा और सरना वाली पार्टी तो बड़े लंबे समय से गुरुद्वारा चुनाव में आती और जाती रही। जागो पार्टी अपेक्षाकृत थोड़ी नई है। आपको लगता है ये समाज की उतनी बेहतर सेवा कर सकेंगे, उतने ज्यादा ढंग से अभी ताजी आई हुई पार्टी? बिल्कुल, अगर सारे कैंडिडेट जीतते हैं, इनकी सत्ता आती है तो बिल्कुल बिल्कुल करेगी, क्योंकि मंजीत सिंह जी के साहब का चेहरा बोलता है, उनके काम बोलते हैं, उनके पिताजी के काम बोलते हैं। ये पूरा दिल्ली की जितनी साख संगत है सब जानती है। ये बिल्कुल ये हमारी पार्टी बिल्कुल जोरों से आएगी और पूरी की पूरी हमारी 40 सीटें हमारी होंगी। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। वार्ड 8 के देश भर के, दिल्ली भर के लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं। अपने वार्ड के निवासियों से, वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 8 के मेरा जो सिख समाज रानीबाग, शकूरपुर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और ख़ास करके मैं शकूरपुर रानीबाग की संगत को बेनती करांगा कि आप सब जान दो कि मैं बहुत गरीब घर से हैगा, मेरा समाज बहुत पिछे हैगा। तुसी साडी बांह फड़ो ताकि असी सेवा का सानू मौका मिल सके। देखो जी, आप दा एक वोट साढ़े पूरे समाज का भविष्य सुधार सकता है जी। आपने देखा है 70 साल से असी ना दे नाल लगे पे हैं, लेकिन साढ़े समाज का कोई भला नहीं होया। जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू रंग रेटे गुरु दे बेटे कह के सानू नवाजिया है, इसी तरह मैं रानीबाग की संगत नूं हाथ जोड़ के अपील करांगा कि तुसी भी सानू गले लगाओ। तुसी भी जिस तरह आप जान दो, तुसी साडे वड्डे भरा हो, असी तुहाडे छोटे भरा आ। सानू छोटे भरा समझ के सानू मोढा लगा के तुसी सानू ये सीट जिताओ ताकि मैं भी सेवा कर सकां। असी आज अगर कुछ पंजाबी विच नहीं बोल सकते या कुछ सानू कोई दिक्कत आती है मेरे समाज नूं, तो ये सब इन पीछे जो हमारी कमियां रह चुकी हैं हमारी पार्टियों की, इनकी वजह से। लेकिन आज सानू मौका मिलिया है। मैं तुहाडे आगे विच बेनती करदा कि सानू भी मौका दो सेवा का, असी भी सेवा करना चाहते हैं जी। कौम को, संगत को अपना चुनाव चिन्ह निशान भी बताएं। हमारा चुनाव निशान जागो पार्टी का किताब, ये हमारा किताब है जी। चुनाव निशान किताब पे मोहर लगा के सानू सफल बनाया जाए जी। जिस तरह संगत कहेगी उसी तरह असी आगे चलांगे। संगत से असी बाहर बिल्कुल नहीं होंगे जी। ये साड़ी बेनती है पूरे समाज की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के सिख लीगर समाज आज आपनू उस चाव से देख रहे हैं, बड़े भरा के रूप में आपनू देख रहे हैं। साड़ी बांह फड़ो जी, जी साड़ी तुहाडे आगे अपील है। पूछना चाहूँगा, जब मैंने आपके कार्यालय में एंट्री करी तो मैंने देखा कि एक परेशान दुखी पंजाबन औरत आपके पास मदद की किसी प्रकार की गुहार के लिए आई हुई थी। तो ये आपकी आदत या ये आपकी प्रवृत्ति कब से हुई कि लोगों की ये मदद करना? ये आप ही चुनाव के समय से शुरू हुआ या पहले से ही आप लोगों की मदद करते आए हैं? जी नहीं, देखो जी, भावना और सेवा ये मेरे दिल में शुरू से है। मैंने ये आज से कम ये लगाओ चलो 15-20 साल पहले ही ये सेवा करना शुरू कर दी थी।
नहीं जी, एक बात मैं पर्सनली तौर पे जानना चाहूँगा, सिख कौम वाकई ही बड़ी काबिल तारीफ है। अभी जब कोरोना काल फैला था तो सिख कौम ने जिस तरीके से लंगर बांटे, लोगों को खाना दिया, और जिन लोगों के पास रोजगार नहीं था उनके भोजन का ध्यान रखा, जगह जगह पैकेट दिए, देश भर ने, दुनिया भर ने इस बात को बड़े गौरवशाली तरीके से देखा। इवन सिख समाज के कुछ लोग शुरुआती दौर में जब किसान आंदोलन पे गए तो देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने, शकीरा नाम की एक इंटरनेशनल सिंगर तक ने उनका समर्थन किया, एक ग्रेटा नाम की एक पर्यावरण शास्त्री ने भी करा। ऐसे बड़े बड़े सिखों को सब जानते हैं, दलेर मेहंदी को जानते हैं, औरों को जानते हैं। सिखों ने बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम रोशन करा। मेरे खुद के पसंदीदा राइटर करतार सिंह दुग्गल भी सिख है और मशहूर लेखक है, खुशवंत सिंह भी मशहूर लेखक है। सिकलीगढ़ समाज के बारे में हमारे दर्शक बहुत कम जानते हैं, कृपया सिकलीगढ़ समाज के विषय में दर्शकों को बताएं। सिकलीगढ़ समाज देखो जी, ये हमारी 6वीं बादशाही श्री हरगोविंद साहब जी से जुड़े हुए हैं जी। जिस तरह उन्होंने अपनी जंगें लड़ी तो उन जंगों के अंदर जो उनके हथियार थे तो उन्होंने जो मुगल जो मुसलमान थे वो हथियार बनाया करते थे, उन्होंने उनको कच्चे हथियार देना शुरू कर दिया मुगल राजा के दबाव में आकर के। तब हमारे हरगोविंद साहब जी ने, 6वीं बादशाह जी ने हमें बुलवाया तो हम उनके साथ जुड़े। उनके साथ जुड़ने के बाद हमने उनको हथियार मुहैया करवाए। हथियार मुहैया कराने के बाद उन्होंने जंगें लड़ी और हर जंगों में उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी फिर हम उनके साथ जुड़े रहे। उनके साथ जुड़ने के बाद हम जिस तरह के हथियार को सफाई कर रहे थे, तलवार को घस के उनका रंग का रूप बदल रहे थे, जैसे चमक आ जाती है, जैसे कि आज उन कहते हैं, तो उस समय एक अरबी का लफ्ज था शिकलगढ़। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस लफ्ज को इस्तेमाल करके ये कहा कि आपने इस चीज की, तलवार की तो शिकल ही चेंज कर दी, आपने इसकी शिकल ही चेंज कर दी, चमक ला दी। तो आज से आप लोगों को शिकलगढ़ कहा जाएगा, शिकलगढ़ से नाम से जाना जाएगा। तो उन्होंने हमें शिकलगढ़ समाज के नाम से हमें उन्होंने थापड़ा दिया। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की दी हुई देन है। शिकलगढ़ कहकर उन्होंने हमें नवाजा और हमें थापड़ा दिया। शिकलगढ़ लफ्ज कोई बुरी लफ्ज नहीं है, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हमें दिया और आज हमें फकर है अपने आप को शिकलगढ़ कहते हुए। उस जमाने में जो मेहनतकश लोग हथियार बनाते थे या औजारों से संबंधित काम करते थे, उनकी शाबाशी देने के लिए ये शिकलगढ़ शब्द कहा था। जो चमक, मतलब तुम चमकदार लोग हो, तुमने चीज को चमका दिया। जी बिल्कुल चमका दिया, इसलिए इसने हमें शिकलगढ़ कह करके हमें थापड़ा दिया। तो शिकलगढ़ हम जब से हम अपने आप पे गर्व करते हैं कि हमें गुरु गोविंद सिंह ने ये नाम दिया, और हम आज तक उसी नाम को लेकर के हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हमें गुरु गोविंद सिंह ने ये नाम दिया, हमें फ़ख्र है। और मैं अपने सिख भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब हम गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अमृत छकाते समय कोई भेदभाव नहीं रखा, तो आप भी हमें गले लगाएं। और शिकलगढ़ अच्छा, एक बात मैं भी पूछना चाहूँगा, ये बड़े गर्व की बात है कि गुरु गोविंद सिंह जैसे खुद बड़े व्यक्ति ने, अवतार ने, गुरु ने आपके विषय में ऐसा कहा, पर मैं देखता हूँ कि सिकलीगढ़ समाज में वर्तमान में शिक्षा का अभाव दिखता है। बच्चे स्कूल या कॉलेज की तरफ कम आते हैं। ये कुप्रथा कैसे आई हुई है? एजुकेशन की तरफ और बाकी समाज की तरफ देखभाल क्यों नहीं हो पा रही है, या फिर सरकारी भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल, ये देखो जी, हमें इसमें सरकार ने भी हमें इससे अपने आप से दूर रखा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम अपने इसमें सिख जत्थेदारी को मानते हैं। अच्छा। जिन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा जी। अगर वो हमारा शुरू से ख्याल रखते तो आज हमारा सिकलीगढ़ समाज का स्वरूप ही कुछ और होता जी, और हमारा वजूद ही कुछ और होता। सिखों के लिए स्कूल तो बना दिए गए, पर उसमें सिकलीगढ़ के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पाता बिल्कुल नहीं मिल पाता। आप देखो सुल्तानपुरी के अंदर भी कहीं भी कोई पंजाबी स्कूल नहीं है, कहीं गुरुद्वारे में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती। जो भी है लोकल तौर पे हम अपना काम चला रहे हैं। अच्छा। और आप हमारे दिल्ली से बाहर जाकर देखो, हमारे गुरुद्वारे हैं जो सिकलीगढ़ समाज के लोग संभाल के बैठे हुए हैं, उन गुरुद्वारों पर छतें नहीं है। और दिल्ली में हमारे गुरुद्वारे हैं, इनके अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर जो हमारे गुरुद्वारा कमेटी के होते हुए मौजूद, वहाँ हमारे गलीचे नहीं है, गुरुद्वारों के गेट नहीं है, गुरुद्वारा की छतें चौरही हैं, हमारे कीर्तन करने के हमारे पास बाजे तबले नहीं है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बेचैन किया जाता है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि अब सिकलीगढ़ समाज भी उभर के आगे आए। और जिस तरह हमें जो टिकटें मिली हैं, तो हमें अकाली दल के लोगों ने दबाना शुरू कर दिया, हमें दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जो अपने सिख भाइयों पे पूरा विश्वास है कि अब की बार वो सिकलीगढ़ समाज का हाथ पकड़ेंगे और हमें विजय करवाएंगे।
और वो हमारे को अपना छोटा भाई मान करके अपने कंधे से कंधा मिला करके हमें साथ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा, सिकलीगर समाज को मैं बचपन से जानता हूँ। आमतौर पे ये समाज बड़ा मजबूत, मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाला, धूप में भी घबराने न वाला, मेहनत करने वाला। आपको लगता है ये जो कोरोना काल चल रहा है और हाय तौबा ऐसी मची है, ऐसे में भी ये एकजुट होकर समाज आपके लिए वोट करने के लिए अपने घर से जरूर निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। समाज ने ये कहा था कि कुछ भी कोरोना आ जाए, जब बारिश आ जाए, जब कितनी बड़ी महामारी आ जाए, बाढ़ तूफान आ जाए, हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा है तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए हम आधी रात को भी निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी कारण से जिस तरह महामारी हुई तो इसके अंदर दिल्ली सरकार ने चुनाव आगे बढ़ा दिए। ठीक है, इतनी महामारी के अंदर चुनाव आगे होने भी चाहिए, तो चुनाव तो फिर भी होते रहेंगे। सबसे पहले हमें अपनी संगत का, हमें उनकी जान का, हमें उनकी जान माल का, हमें उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार ने ये चुनाव आगे बढ़ा दिए, इसके अंदर हमें बहुत खुशी है। ठीक है, बिल्कुल अंतिम बात, उसके बाद हम बात खत्म करेंगे। कौम वालों को, अब सिर्फ अपने कौम के लोगों को नहीं, सभी लोगों को आप कोरोना काल में चलते हुए में क्या सलाह देना पसंद करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, उनके आगे मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि कुछ घर के अंदर तभी आप बाहर निकलें घर से जब आपको कोई ज़रूरी काम हो, नहीं तो आपके सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में, आपके पड़ोसी की सुरक्षा आपके हाथ में। इस समय बहुत बेकार चल रहा है और मेरी आपसे अपील है